आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको जो ह्यूमन रेस्पिरेशन आपने सीखा है उसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स और डेटा बताती हूँ। उसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के आगे मूव करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज ये है, नॉर्मली ये बचपन से आप सीखते आ रहे हैं। अगर आप एक हेल्दी ह्यूमन का देखें, किसका देखें, एक हेल्दी ह्यूमन का देखें, तो 1 मिनट में उसका जो ब्रीदिंग रेट है दैट इज 12 to 16 टाइम्स। ये देखिए ब्रीदिंग रेट क्या है। 1 मिनट में आप बैठ के अगर शांति से काउंट करना स्टार्ट कीजिए तो आपका ब्रीदिंग रेट क्या आएगा, 12 to 16 टाइम्स आएगा पर मिनट। ठीक है, अब एक चीज देखिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, किस चीज के लिए, मतलब रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी पर्सन का अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है या डायग्नोस्टिक टूल आता है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग स्पायरोमीटर बोलते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको। वो ऐसे माउथ में लगा के और रेस्पिरेशन का जो रेट है वहां पे वो पता लगा रहे होते हैं। स्पायरोमीटर मैं शो कर देती हूँ आपको, थोड़ा सा ये नेट चलता है ढंग से तो। स्पायरोमीटर, उसके बाद जो वॉल्यूम्स हैं और कैपेसिटीज है लंग के, उसके ऊपर हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, चलिए स्पायरोमीटर देख लीजिए। स्पायरोमीटर, ये वॉल्यूम ऑफ एयर का मेजरमेंट करता है। स्पायरोमीटर क्या करता है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर का मेजरमेंट करता है। इस तरीके से होता है, ये ऐसा होता है। मैंने तो एक बार कराया था अपनी लाइफ में, एक डॉक्टर ने लिखा था मुझे टेस्ट करा के आइए। ब्रीदिंग रेट का काफी ज्यादा नेजल कंजेशन होता था जिसकी वजह से, तो ऐसा होता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक पर्सन या इस लेडी का देख लीजिए, किसी का भी देखिए, वही बात है। ये देखिए, जैसे हम इसकी बात करें तो इस तरीके से स्पायरोमीटर क्या करता है, ब्रीदिंग रेट का मेजरमेंट करता है। जैसे इसको देखिए, इस बंदे को देखिए, ये पर्सन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो स्पायरोमीटर को जब आप देखिएगा तो ये वही बताने का काम करता है। स्पायरोमेट्री मेजर्स हाउ फास्ट एंड हाउ मच एयर यू ब्रीथ आउट। ठीक है, ये स्पायरोमीटर है। और यहाँ पे एक जो ये शीट नजर आ रही है ना, एक पेपर जैसा आपको दिख रहा है, तो इसमें ना वो रेट जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ से बन के निकलता है, जिसको देख के मेडिकेशन में मतलब क्या दवा लिखनी है या किस तरीके से डायग्नोज हुआ है वो सब कुछ इससे पता चलता है। ठीक है, तो ये स्पायरोमीटर है। क्या है ये, स्पायरोमीटर। और भी बहुत सारे हैं इमेजेस, ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए कि व्हाट इज स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर, अब पता चला आपसे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, स्पायरोमीटर इज रिलेटेड टू, अब वहां पे आपको 4-5 ऑर्गन्स का या ऑर्गन्स का नाम लिख दिया जाए। किडनी फंक्शन को चेक करता है, लिवर फंक्शन को चेक करता है, ब्रेदिंग रेट को काउंट करता है। फिर आप सोचिएगा अच्छा कुछ भी हम मार्क कर देते हैं लिवर किडनी, तो वहां पे गलत हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से एक और है इमेज, बस बट ये ऊपर नहीं हो रहा। हाँ, हो गया। समझ गए होंगे आप, नहीं तो जाके टेस्ट करा के देख लीजिएगा, आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा, है ना। ये स्पायरोमीटर है। इसको तो मैंने नहीं ओपन किया था। इसमें मार्कर लगे होते हैं ढेर सारे, ब्रीदिंग रेट पता चलता है उससे। चलिए, बहुत सारे स्पायरोमीटर देखिए आपने। अब हम लोग आगे इस टॉपिक में मूव कर रहे हैं। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज। 4-5 जो शुरू के हैं उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आगे आएगी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको सिखाया सिर्फ ये बात बताई है। पहला आपने सीखा है एवरेज रेट कितना है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। फिर आपने क्या सीखा है, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए हम लोग स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। स्पायरोमीटर देखा आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जब हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास जो टर्म है दैट इज टाइडल वॉल्यूम। क्या है वो, टाइडल वॉल्यूम। बहुत ध्यान से समझना है। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, तो ये जितना एयर
इंस्पायर कर रहा है तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा ना, जो ये एयर यहाँ पे इन कर रहा है, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड कर रहा है एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम में। ऐसा नहीं कि ये योगा करने चला गया या आप इसको बिल्कुल हिमालय पर्वत पे ले जाके चढ़ा दीजिए, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन के द्वारा एक नॉर्मल बंदे के द्वारा रेस्पिरेशन की ड्यूरेशन में लिया जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इससे क्वेश्चन बनता क्या है। पहली चीज तो ये है, आपको लिखा जाएगा कि द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज, और आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा नीचे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको टाइडल वॉल्यूम को मार्क करना है। समझ आया? रिप्लाई करते जाएंगे उधर से यस और नो। टाइडल वॉल्यूम आपको समझ आया? एक हेल्दी ह्यूमन, यस मैम। हाँ वेरी गुड, एक हेल्दी पर्सन नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर करता है उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, तो टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 ml है। कितना है? 500 ml है। ठीक, तो जब यहाँ पे ब्रीदिंग रेट है 12 to 16 टाइम्स, 12 to 16 टाइम्स, तो 500 को जब 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 मिनट का डेटा आपका कितना निकल के आएगा? 6000 से 8000। तो क्योंकि आपने बोला 1 मिनट में ब्रीदिंग रेट कितना है 12 to 16 टाइम्स, तो आप जो 1 मिनट में इसका डेटा निकाल रहे हैं तो 12 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6000 to 8000 ml पर मिनट। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम कितना है? तो एक इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन का 500 ml है, और जब आप इसको 1 मिनट का काउंट कीजिएगा तो ये निकलेगा 6000 to 8000 ml पर मिनट। इसको आप याद करते चलिए साथ के साथ। तो ये क्या था? आपका टाइडल वॉल्यूम था। ये क्या था? आपका टाइडल वॉल्यूम था। इसको समझ लिया आपने? इस पेज में और कुछ है नहीं, बाकी मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ, मैम ये उसमें बहुत ज्यादा नीचे लंबी बात। ब्लू लाइन वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखिए, ये टाइडल वॉल्यूम इज अप्रोक्स 500 ml। अब जैसे अभी हमने बोला कि ये आपने इंस्पिरेशन लिया या एक्सपिरेशन यहाँ से किया, तो इसका डेटा है 500 ml। क्या है? 500 ml। लेकिन अगर हम 1 मिनट में देखना चाहें तो किसी भी चीज का जब हम रेट निकालते हैं तो वो पर यूनिट टाइम में होता है, चाहे आप फिजिक्स में पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री में पढ़िए, कहीं पे भी पढ़िए, तो इसको हमें पर मिनट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ ऊपर देखिए, अब ये भी तो मैंने आपको बताया कि 1 मिनट के अंदर आप 12 to 16 टाइम्स ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, तो 12 से 500 में गुणा कीजिएगा तो आएगा 6000। ठीक है, और 16 में 500 से गुणा कीजिएगा तो आपके पास आएगा 8000। अब ठीक है विजयांशी, समझ आया? तो ये यस 1 मैम आ मिनट का गया। निकाला हमने, 500 का मल्टीप्लाई करके हमने पर मिनट का जो डेटा निकाला है दैट इज 6000 to 8000। ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम है आपका। ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहले मैं समझा देती हूँ उसके बाद लिखूंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं आगे मूव कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हो गया, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, यहां से निकला आई, यहां से आर, और यहां से वी। ठीक है, तो यही तो बोलेंगे हम इसको। शॉर्ट में इसको बोला जाएगा आई आर वी। इतना डिटेल में लिख के कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा आई आर वी लिख के। तो आप रेडी रहेंगे इस चीज के लिए, आपको याद रखना है व्हाट इज आई आर वी। अब अगर मैं आपको बोलूं, आप थोड़ा सा 1 मिनट रुक के सोचो इसके बारे में। तो इस वर्ड को देखने के बाद आपको 2 चीजें यहाँ पे समझ आ रही है। क्या? ऐसे समझिए, एक लिखा है यहाँ पे इंस्पिरेटरी, इसका मतलब हमें सिर्फ इंस्पिरेशन देखना है।
इसका मतलब क्या है, हमें सिर्फ यहाँ पे इंस्पिरेशन काउंट करना है, एक्सपिरेशन हम देखेंगे ही नहीं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, रिजर्व लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, रिजर्व लिखा है। ठीक है, तो रिजर्व जब लिखा है तो इसका मतलब है कि रिजर्व का मतलब कुछ एडिशनल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एडिशनल हो गया। ठीक है, नॉर्मल तो ब्रीदिंग कोई बंदा करता ही है, नॉर्मल इंस्पिरेशन तो हो ही रहा है, लेकिन अगर कोई जोर लगा के इंस्पिरेशन करे तो, जैसे योगा के टाइम में आप अनुलोम विलोम करते हैं तो तेजी से सांस खींचते हैं अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब आप उसमें एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर खींच रहे हैं, बस वही क्या हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। आपको समझ आ गया, जैसे मान लीजिए आप योगा कर रहे हैं, आपने जितना नॉर्मल ऑक्सीजन आपको इनटेक करना चाहिए था, पता चला आप और जोर लगा के आपने और ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वहां पे इनटेक किया, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो गया, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल, आप दम लगा के कर रहे हैं ना, तो बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। तो इसका डेटा कितना जाएगा, इसका डेटा जाएगा 2500 से 3000। ठीक है, मैं लिख दूंगी, उसके लिए करवाने की जरूरत नहीं, तो छोटे छोटे फॉर्म से, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, कहते हैं मैडम आपने तो टाइडल वॉल्यूम बताया 6000 से 8000, तो फिर ये जो IRV है ये 2500 से 3000 कैसे चला गया। तो ये 6000 से 8000 के सिवाय ये 2500 से 3000 और ऊपर से जोड़ा गया है, क्योंकि क्या है, ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है। हम पूरे को 6000 में इस 2500 को जोड़ थोड़ी रहे हैं, हम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर देख रहे हैं। समझ आया आपको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, लिख दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्लियर है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए, हाँ होता है ना कई बार, 2-3 मैंने बता दिया, जैसे अभी मैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बता रही हूँ, उसके बाद मैंने ERV बताया, उसके बाद मैंने, उसके बाद ना कोई बच्चा बोलेगा मैडम आप ना ये शुरू वाला IRV फिर से बता दीजिए, तो उसमें फिर दिक्कत आती है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना, तो अगर आपको समझ में आता जा रहा है तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, IRV इज द, इसमें लिखिए IRV इज द, पहले ही आपको यहाँ पे रिजर्व बोला जा रहा है तो एडिशनल लिख लीजिए, इज द एडिशनल, इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire, a person can inspire by a forcible inspiration, by a forcible, by a forcible, थोड़ा हैंग कर रहा है, लिख लीजिए आप लोग, बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, फोर्सिबल इंस्पिरेशन। तो इस टर्म को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम में भी आपको याद आ जाएगा कि ये है क्या, क्योंकि ये टर्म खुद ही, इंस्पिरेटरी का मतलब है आपको एक्सपिरेशन पे जाना नहीं, और रिजर्व वॉल्यूम का मतलब जरूर कुछ एडिशनल होता होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जब डेटा आप देखेंगे तो इसका डेटा क्या है, नेक्स्ट लिख लीजिए, दिस averages, this averages 2500 to ml to 3000 मिलीलीटर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका IRV हो गया। जिस बच्चे को IRV याद होता है ना, उसको ERV भी याद होता है। रीजन क्या है, बस इंस्पिरेशन की जगह एक्सपिरेशन चिपका देना है वहां पे, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी है तो ई हो जाएगा, ERV। एक्सपिरेटरी है तो क्या हो जाएगा, ERV हो जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जो आपने यहाँ पे क्या लिखा है इसको देखिए। पहले आपने लिखा था जब IRV आप लिख रहे थे तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। तो अगर हमें यहाँ पे ERV लिखना पड़ेगा, अगर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ERV, तो हम क्या लिख देंगे, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर। बस हो तो गया। बाय अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन, दम लगा के आप वहां पे जो सांस है उसको आप रिलीज भी कर रहे हैं, बाहर रिलीज आउट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपका ERV हो गया। लेकिन अब एक चीज देखिए, अगला जो डाउट होता है बच्चों को कि मैडम जब आप IRV का डेटा जो है वो 2500 से 3000 लिख रहे थे, तो ये ERV का डेटा जो है सिर्फ 1000 कैसे हो गया। ERV जो है ये 1000 से 1100 ml हो जाएगा, 1000 से 1100 ml। तो इसका रीजन ये है, जब आप दम लगा के 2500 से 3000 खींच रहे हैं तो एल्वियोलाई के थ्रू फ्यूज करके अंदर भी तो जाएगा। आप योगा क्यों कर रहे हैं, अपनी बॉडी को ऑक्सीजन देने के लिए ना, ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर ऑक्सीजन देने के लिए। तो जिसकी वजह से ERV का डेटा जो है वो 1000 से 1100 बच जाता है। तो याद रखेंगे इसको, लिख देती हूँ। लिखने में कुछ नहीं है, लिखने में वही है, आसान है ये। चलिए इसके बाद ऊपर वाला जो डैश है उसको हटा दूं मैं। चलिए इसको लिख लीजिए, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर IRV को इंटेक करेंगे तभी ना XRV निकलेगा, अगर वो TV को इंटेक्ट करेंगे तो नहीं निकलेगा। मतलब मुझे मतलब क्वेश्चन जैसे नहीं मैं समझ रहा। हम जैसे वो फर्स्ट वाला था ना, नॉर्मल एयर वाला जो था, फोर्सेबल नहीं था। हाँ, यस मैम, तो अगर उसको इंटेक करेंगे तो हम लोग उसके बाद ERV तो रिलीज नहीं कर सकते हैं। मतलब नहीं समझे। ये टाइडल वॉल्यूम जो है इसको तो रहने दीजिए, इसकी बात ही खत्म कीजिए, ठीक है, ये हटा दीजिए। इसका जो था 6000 से 8000 का डेटा, इसके सिवा हम लोग देख रहे हैं एडिशनल कितना लिया गया। आप जोर लगा के आप बाहर की तरफ रिलीज कर रहे हैं, तो 6000 से 8000 में प्लस और 1000 कर दीजिए। आप समझे, यस आप मैम। बाहर, हाँ, रिलीज जो है उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। योगा करते ही लोग इसलिए हैं कि उनकी बॉडी के एक एक पार्ट को मोर एंड मोर ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। चलिए ERV इज द, ये भी एडिशनल वॉल्यूम हो जाएगा, रिजर्व आप यहाँ पे भी बोल रहे हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can, अब यहाँ इंस्पायर है तो यहाँ लिख लीजिए एक्सपायर बाय अ forcible expiration। बाय अ forcible expiration हो गया ये। और इसका डेटा जाएगा 1000 to 1100। इसमें लिख लीजिए दिस averages 1000 ml to 1100 ml। चलिए इसको कर लीजिए, इसका लिख लिया होगा, हालांकि आपने एक दो लाइन तो मैं लिख रही हूँ, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ती हूँ। अब देखिए एक नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। अब ये खुद ही बेचारा टर्म अपने आप, जैसे ये सारे टर्म्स खुद को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे,
रेसिडुअल वॉल्यूम देखिए, रेसिडुअल मतलब क्या होता है, जो इंग्लिश का वर्ड है रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग, है ना। तो हम लोग यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम देख रहे हैं। अब इसको समझाती हूँ मैं आपको, देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐसे समझिए। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब है कि अगर एक पर्सन है और उसके लंग्स में फोर्सिबल उसने एक्सपिरेशन भी कर दिया, जो 1100 से 1200 ml था, इसने बाहर जो है वो रिलीज भी कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत दम लगा के, ठीक है। क्या इसके लंग के ग्राउंड में, क्या इसके लंग्स के पास जो एडिशनल, मतलब एडिशनल भी नहीं बोल सकते, फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बावजूद इसके लंग में कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग होगा या नहीं होगा? अपना दिमाग लगाइए आप, कुछ बचा खुचा होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग एयर, आपको रेसिडुअल वॉल्यूम में याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल का मतलब ही रिमेनिंग होता है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिडुअल, तो रेसिडुअल का मतलब ही रिमेनिंग होता है, इसको देख के याद रखना है। एग्जाम में अगर आपसे रेसिडुअल वॉल्यूम पूछा जाए तो चुपचाप लिखिए वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग एयर इनटू द लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। अब याद हो गया, आप दम लगा के एक्सपिरेशन कर चुके हैं, उसके बावजूद आपके लंग्स में कुछ ना कुछ एयर रिमेनिंग है, बचा खुचा हुआ है, उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। चलिए आगे चलते, लिख लेते हैं हम लोग। समझ आया रेसिडुअल वॉल्यूम? आपने फोर्सिबल एक्सपिरेशन भी कर दिया, उसके बावजूद आपके लंग्स में कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर बचा हुआ है, तो रिमेनिंग जो वॉल्यूम ऑफ एयर है उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसमें लिख लीजिए आरवी बोलते हैं इसको हम लोग, आरवी, आरवी। इसमें लिखिए रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम यानी आरवी is the volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration, after a forcible expiration, after a forcible expiration। नीचे इसका डेटा लिख लीजिए, इसका डेटा हो जाएगा। इसका भी कितना बचा रह सकता है बेचारा, ये भी कितना होगा, जब आपने पूरा जोर लगा के बाहर एयर रिलीज कर ही रखा है तो ये बचेगा कितना? ओनली 1100 टू 1200 ml। तो नेक्स्ट लिख लीजिए दिस averages 1100 ml to 1200 ml। ठीक है, हो गया ये। चलिए अभी यहां तक क्या था, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे ये देखिए, थोड़ा सा इधर से रिकॉल कीजिए फटाफट। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ा? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम आपने सीखा,
जहां पे हम कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन का डेटा देख रहे थे, दैट इज 500 ml। अगर 1 मिनट में देखिएगा तो 6000 टू 8000 ml, ठीक है। तो ये वॉल्यूम था। फिर क्या था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था। सिर्फ आप यहाँ पे एडिशनल रिजर्व लिखा हुआ है ना, बस एडिशनल याद रखना है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आप कितना और खींच सकते हैं, समझे, फोर्सिबल इंस्पिरेशन के थ्रू। तो इसका डेटा था 2500 से 3000, ठीक है। फिर आया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो यहाँ पे कितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आप एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सिबल एक्सपिरेशन के थ्रू, तो 1000 टू 1100 ml, ठीक है। एक और आपने वॉल्यूम देखा, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। सब कर लिया आपने, आपने नॉर्मल भी देख लिया, आपने फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद भी देख लिया, आपने फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद भी देख लिया। तो फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद कुछ तो बचेगा, तो जो बचेगा वो रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया। 4 मैंने आपको अभी तक वॉल्यूम सिखाया है। पहला आपने सीखा है टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद आपने सीखा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद आपने सीखा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद आपने सीखा है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये सब मैंने आपको वॉल्यूम्स पढ़ाए हैं, ठीक है। लेकिन अब आगे जो है वो मैं आपको कैपेसिटीज पढ़ाने जा रही हूँ। यानी अब हम लोग वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग क्षमता की बात करेंगे कि क्या कैपेबिलिटी है या क्या कैपेसिटी है आपके लंग्स की, उसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लंग्स के रिगार्डिंग कैपेसिटी को देखेंगे, ठीक है। तो आगे जो है हम लोगों का, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आईसी बोलते हैं इसको। क्षमता देख रहे हैं हम लोग, इसको वॉल्यूम के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इसको देखिए कैसे सीखते हैं। थोड़ा सा बैठ के शांति से आप सोचना स्टार्ट कीजिए। आप क्षमता देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, कैपेबिलिटी देख रहे हैं। किस मामले में, इंस्पिरेशन के मामले में आपका लंग कितना स्ट्रांग है, कितनी क्षमता है उसकी, कितना पावर है उसके पास। तो अपना जब आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो पता चलेगा टाइडल वॉल्यूम तो आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन वाला था, यस और नो, ठीक है। इसमें जब आप देखिएगा एडिशनल कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। बस हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद एक पर्सन जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना इंस्पायर कर सकता है। तो नीट के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टीवी प्लस आईआरवी इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। इसमें से एक क्वेश्चन जो आप अभी ये सारे टोटल 9 सीखेंगे आप। 4 मैंने आपको वॉल्यूम सिखाया है और आगे जाके 5 में आपको कैपेसिटी सिखाने जा रही हूँ। इसमें से एक 2000% गारंटी है, नीट के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्षमता क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज तो ये है कि इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, टीवी प्लस आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, टोटल आईसी, शॉर्ट में लिख लीजिए, आईसी इज द, मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देख रहे हैं आप, आईसी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire after a normal expiration, after a normal expiration, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको करना क्या है, इसमें टाइडल वॉल्यूम के साथ आईआरवी को ऐड कर देना है, टाइडल वॉल्यूम के साथ ऐसे कर लीजिए इसको,
तो लिखिए इसको, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी inspiratory capacity is inspiratory reserve volume, inspiratory reserve volume plus residual volume plus residual volume। ठीक है, तो और कौन सा तरीका है इसको लिखने का? दूसरा तरीका ये है, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, दैट इज आई सी इज इक्वल टू, ये हो गया आई आर वी प्लस आई आर वी प्लस आर वी, हो गया ये। सॉरी, टाइडल वॉल्यूम, एक मिनट इसको मैं सही करती हूँ, मैंने रेसिडुअल वॉल्यूम लिख दिया है यहाँ पे। टाइडल वॉल्यूम प्लस, देखिए ये हो गया आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी, यानी टाइडल वॉल्यूम, टाइडल को मैंने रेसिडुअल लिख दिया था उस टाइम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका आईसी इज इक्वल टू, इसका शॉर्ट हो गया आईसी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हो गया ये कंप्लीट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ती हूं मैं। इसी के तरीके से एग्जैक्टली हम लोग एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को देखते हैं। किसको देखते हैं? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आईसी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर था ना। ठीक है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में आप क्या कर देंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, अ पर्सन कैन इंस्पायर की जगह पे सिर्फ आपको एक्सपायर लगाना है। ठीक है, कब? आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, आपकी क्षमता है एक्सपिरेशन की। तो इसमें आपने टाइडल वॉल्यूम के साथ आईआरवी को ऐड किया था, उसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइडल वॉल्यूम के साथ ईआरवी को ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक और तरीका है इसका कि ताकि आपको याद रहे ये हमेशा के लिए। नेक्स्ट पेज ले रही हूं मैं, देखिए ये है आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, ये क्या है यहाँ पे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, तो मैं आपको सिखाती हूँ। तो इसमें अगर हम चेंज कर दे, यहाँ पे हम कर दे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आईसी था ना,
आईसी की जगह पे आपको क्या करना है, ईसी करना है यहाँ पे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम के साथ आपने आईआरवी को ऐड किया है, तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम के साथ आपको क्या करना है, ईआरवी को ऐड कर देना है, ईआरवी। तो ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना इजी हो गया है ना, याद भी रहेगा आपको क्या क्या चेंज करना है आपको। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब हम लोग क्योंकि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पढ़ रहे हैं तो यहां भी हम लोग कर देंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज ई एंड सी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो जब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप इसके रिगार्डिंग तो ये हो जाएगा ईसी। ईसी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन, अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सपायर। यही मैं आपको तब से बोल रही थी कि इतना आपको चेंज करना है, उसके बाद आपको ये दोनों एक साथ याद हो जाएगा। पर्सन कैन एक्सपायर after a normal inspiration, ठीक है, आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी तब बनेगा जब आप टाइडल वॉल्यूम के साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो ये आपका हो गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या देखेंगे हम लोग, समझाती हूँ मैं ये होता क्या है, पहले मैं लिख देती हूँ। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल। फिर यहाँ पे रेसिडुअल वर्ड आ रहा है ना। रेसिडुअल का मतलब ही होता है बचा हुआ। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम नहीं, कैपेसिटीज पढ़ रहे हैं हम लोग। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो जाएगा यहाँ पे भी, रेसिडुअल कैपेसिटी क्षमता देख रहे हैं। कैपेसिटी शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको, एफ फंक्शनल के लिए, रेसिडुअल के लिए आर और कैपेसिटी के लिए सी। तो ये हो गया एफ आर सी। अब पहले इसको समझिए, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब हम क्षमता देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक तो आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक आपने क्या देखा था, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक आपने देखा था रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो जब आप एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देख रहे थे, क्या देख रहे थे आप, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देख रहे थे, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, फोर्सिबल एक्सपिरेशन में मतलब जो आपने डेटा देखा था यहाँ पे 1000 ml से 1100 ml, ठीक है। और इसमें जब आप जोड़ दीजिएगा रेसिडुअल वॉल्यूम को, मतलब 1100 ml जब आप जोड़ दीजिएगा तो ये उस बंदे की फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, हाँ भाई बचा के इतना ही रख सकता है ये, तो इसको हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। समझ आया, मतलब मैंने ये बोला रेसिडुअल है तो क्योंकि आप यहाँ पे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी लिख रहे हैं, ठीक है। तो रेसिडुअल तो एक्सपिरेशन के बाद ही बचता है ना। अगर कोई बोले इंस्पिरेशन के बाद कितना बचा तो आप बोलेंगे ये तो इडियट है एक नंबर का, इंस्पिरेशन के बाद कितना बचा ये कोई मतलब स्टेटमेंट ही नहीं बनता है। तो रेसिडुअल कैपेसिटी जब हम लोग देखेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी,
तो वहां पे हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम के साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर है, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर है, उसका यहाँ पे पूरा कंप्लीट डेटा रखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, ऐसे कीजिए इसको, FRC is the volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration. After a normal expiration. इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, ऐसे लिख लीजिए इसको, जैसे आपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लिखा है, तो इसमें लिख लीजिए फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड करेंगे, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम तो इसको लिखेंगे कैसे आप, ये हो जाएगा, इन शॉर्ट अगर आपको लिखना है इसको, तो ये हो जाएगा FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV। चलिए हो गया ये। नोट कर लेंगे इसको फटाफट, इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर है? थोड़ा सा और रह गया रिमेनिंग, yes, मैम। फटाफट कंप्लीट कर। हाँ चलिए, समझ आ रहा है। तो गारंटी है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा नीट के पेपर में देखने को। जब आप बैठे नीट का एग्जाम दे रहे होंगे ना, तब आपको याद आएगा कि नहीं, ये टॉपिक हमने पढ़ा है और इसमें से अभी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। अब सिर्फ दो रह रहा है यहाँ पे, एक वाइटल कैपेसिटी है, एक टोटल लंग कैपेसिटी है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, ये बॉक्स तो बन नहीं रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ती हूँ मैं। वाइटल कैपेसिटी पे चलते हैं अब हम लोग। कैपेसिटी यही देख रहे हैं हम लोग। तो दो और बचा, दो और रिमेनिंग है, फटाफट करते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा बोलते हुए, वाइटल कैपेसिटी। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे देखिए, एक है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी को जब हम लोग देखेंगे, तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर हम लोगों को क्या करना है कि ERV है, DV है और IRV है,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया आपने, टाइडल वॉल्यूम तो लिया है, लेकिन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपिरेशन वाला और इंस्पिरेशन वाला, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा वाइटल कैपेसिटी निकलेगा। मतलब फर्स्ट पेज पे जब आप अपने बुक में देखेंगे, मतलब इसके पैरा में फर्स्ट पेज पे, तो आपको शुरू में जो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो दिखा था, तीनों को ऐड कर देना है। तब हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, उस बंदे की वाइटल कैपेसिटी है, उस पर्सन की वाइटल कैपेसिटी है। और जब टोटल लंग कैपेसिटी आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी की क्या खासियत है, सब ऐड कर दीजिए इसमें। आपको जितनी चीजें आपने अभी तक पढ़ाई करी है ना, ठीक है, यानी कि वाइटल कैपेसिटी में तो पहले ही आपने तीनों को ऐड कर दिया। तो वाइटल कैपेसिटी के सिवा बचा क्या था, तो वाइटल कैपेसिटी के सिवा बचा था रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आप बोलिए कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये भी सही है, या फिर टोटल जोड़ दीजिए। शुरू से अभी तक आपने जितने वॉल्यूम, क्योंकि क्षमता देख रहे हैं ना, कैपेसिटी निकालने के लिए कैपेसिटी थोड़ी ऐड करेंगे, कैपेसिटी निकालने के लिए तो आपने ईआरवी, टीवी, आईआरवी और रेसिडुअल वॉल्यूम, चार शुरू के जो आपने वॉल्यूम पढ़े थे, जब चारों को जोड़ दीजिएगा तब वो टोटल लंग कैपेसिटी निकलेगा। मतलब कि वाइटल कैपेसिटी में 3 को ऐड करेंगे और टोटल लंग कैपेसिटी में चारों को जोड़ेंगे। समझे? ऐसे याद रखना आपको एग्जाम में, क्योंकि नीट के एग्जाम में यही पूछा जाता है, किसमें क्या ऐड करने पे क्या बनता है। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी की जब हम लोग बात करते हैं, तो कंप्लीट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो है, एक पर्सन जो है कितना ब्रीदिंग कर सकता है फोर्स्ड एक्सपिरेशन या फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए वाइटल कैपेसिटी में, यानी वाइटल क्षमता हम देख रहे हैं उसकी, the maximum volume the maximum volume of air a person can, चाहे तो आप इंस्पायर लिखिए, पर्सन कैन इंस्पायर और ब्रीद इन लिखिए, एक ही बात है, एक्सपायर और ब्रीद इन। ठीक है, आफ्टर अ forcible expiration, after a forcible expiration। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वाइटल कैपेसिटी हो गया। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब मैंने आपको 4 वॉल्यूम पढ़ाया ना, तो रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी जो 3 है उन सबको जब आप ऐड कीजिएगा तो क्या निकलेगा, आपका वाइटल कैपेसिटी निकलेगा। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं आप इन शॉर्ट, मतलब रिप्रेजेंटेशन में, कि VC इज इक्वल टू TV प्लस IRV प्लस ERV। ये निकल गया आपका वाइटल कैपेसिटी। चलिए, हो गया, ये लास्ट बच गया, फटाफट कीजिए उसको, आखिरी हम लोग लिख रहे हैं, दैट इज नेक्स्ट आया अब आपके पास टोटल लंग कैपेसिटी। सारे जितने वॉल्यूम आपने पढ़ाई करी है सबको ऐड कर देना है इसमें। पूरे लंग की क्षमता आप देख रहे हैं, कितना पावरफुल लंग है आपका।
टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में आपको क्या देखना है, सब देखना है आपको। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, लंग्स में फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद या फोर्सिबल इंस्पिरेशन के एंड में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वहां पे है, तो सबको ऐड कर देंगे इसमें। तो टोटल लंग कैपेसिटी में लिखिए, टीएलसी बोला जाता है इसको। टोटल लंग कैपेसिटी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, टीएलसी कहते हैं, टीएलसी। इसमें लिखिए टीएलसी is the total volume of air, total volume of air accommodated, मतलब जो रहता है, accommodated in the lungs, at the end of a forced inspiration, और यहाँ पे इसका मैं इन शॉर्ट ही लिख देती हूँ सबके लिए, क्योंकि इसमें चारों को ऐड करना है हम लोगों को। दैट इज TLC इज इक्वल टू, इसमें आप ऐड कीजिए, मतलब सबको तो आपने जोड़ा ही था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंस्पिरेटरी, पहले टाइटल वॉल्यूम तो जोड़िए, सबसे फर्स्ट में तो वही पढ़ा है आपने। चारों वॉल्यूम को यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो शुरू से लिखिए तो याद रहेगा सिस्टमेटिक वे में। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस क्या बचा, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये हो गया आपका टोटल लंग कैपेसिटी। ये क्या हो गया आपका टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये आपने आज की क्लास में सीखा है कि कितने भी आपको वॉल्यूम्स हैं और कैपेसिटीज हैं, उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। 2 बार 3 बार इसको लिख के जो डेटा है, जो सारी चीजें, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उससे क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक छोटे से टॉपिक पे मूव करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस थोड़ा सा समझाऊंगी मैं आपको। देखिए टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये आपने समझ लिया, उसके बाद मैं आपको एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व समझाऊंगी, तो दोनों का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आप एक बात सोचिए, हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, कोई आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, मेंशन द मेजर साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, यानी जो मॉनिटर जिसको कहते हैं ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है। जैसे क्लास में कोई टीचर एंटर हुआ तो पूछते हैं ना, चलो बताओ क्लास का मॉनिटर कौन है। यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो आखिर इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मास्टर कौन है, कौन यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का काम कर रहा है।
तो ये पूरा गैसेस एक्सचेंज जो है यहाँ पे ये एल्वियोलाई कर रहा है। तो एल्वियोलाई के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। तो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन आपने क्या सीखा यहाँ पे इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि जो ये एल्वियोलाई है, जो ये क्या है एल्वियोलाई है, ये प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज है। तो लिख लीजिए, एल्वियोली भी कई लोग इसको बोलते हैं, एल्वियोली या एल्वियोलाई are the alveoli are the alveoli are the primary sites of gaseous exchange आपने देखा होगा आगे जाके, अभी तो नहीं, आगे जाके मैं आपको लास्ट में एक डिसऑर्डर पढ़ाऊंगी, एम्फाइज्मा। क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको? एम्फाइज्मा। उसमें साफ सीधे तरीके से बोला जाता है कि जो एल्वियोलाई है, जो गैसियस एक्सचेंज करने के लिए गॉड ने आपको एल्वियोलाई प्रोवाइड किया, जब उसमें उसके एक्सचेंज सरफेस में कोई दिक्कत आती है तो उस बीमारी को हम लोग एम्फाइज्मा बोलते हैं। तो मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये दो ही चीजों के बीच में होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप किस किस के बीच में करा रहे हैं, कौन इसमें भागीदारी कर रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो गैसेस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए, गैसियस एक्सचेंज उसके बीच, ये तो खैर कर ही रहा है, ये बेचारा तो कर ही रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? तो इसलिए कर रहा है ताकि ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी गैसेस एक्सचेंज हो। तो आगे लिखिए, गैसियस एक्सचेंज occurs between ब्लड एंड टिश्यूज। भाई ब्लड के रास्ते या ब्लड के थ्रू ही तो दौड़ता हुआ इधर से उधर जाएगा। तो ये ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में होता है। किस किस के बीच में होता है? ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में होता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल किसका है? डिफ्यूजन का है। ये किसके, कैसे करते हैं ये अपना डिफ्यूजन? तो मतलब एक्सचेंज कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। और अगर इस एल्वियोलाई के मेम्ब्रेन को हम बहुत ज्यादा थिक कर दे तो क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कितना होगा। ठीक है, तो आगे लिखिए, solubility of gases as well as solubility of gases as well as the thickness of the membrane। इसका जो थिकनेस है एल्वियोलाई का, the thickness of the membranes involved in diffusion मतलब मैं किधर इशारा कर रही हूं? एल्वियोलाई को। डिफ्यूजन में वही तो इन्वॉल्व है। या फिर अगर ब्लड से टिश्यूज में जाएगा तो उसकी मेम्ब्रेन का भी वहां पे इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आर ऑल्सो some important factors that can affect
that can affect the rate of diffusion, the rate of diffusion। इसको स्टार्ट कराने से क्या होगा, मैंने जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट कर दिया है, तो इसके बाद डायग्राम जब मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगी गैसेस एक्सचेंज का, कि उसका डायग्रामेटिक स्कीम क्या है, तो आपको समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, आज की क्लास में यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। हाँ, इसके आगे की एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं।